हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली, 10% फ्यूल सरचार्ज पर आयोग ने यूपी पीसीएल से जवाब मांगा। पूछा किस आधार पर लगाया? यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि 10% फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार को लेकर यूपी विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पीसीएल से 7 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि 10% फ्यूल सरचार्ज की गणना आखिर किस आधार पर की गई है, 2 साल पुराना बकाया इसमें क्यों जोड़ा गया है। दरअसल यूपी पीसीएल ने जून महीने के लिए 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था। भीषण गर्मी और बिजली कटौती के बीच फ्यूल सरचार्ज में की गई इस बढ़ोतरी का पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है और यूपी पीसीएल ने नियमों को ताक पर रखते हुए फ्यूल सरचार्ज में 2 साल पुराना 1400 करोड़ रुपए बकाया वसूलने का प्रावधान जोड़ दिया था। नियम के मुताबिक 2 महीने पहले बिजली खरीदी की लागत में आने वाले गैप की राशि के आधार पर ही फ्यूल सरचार्ज की गणना हो सकती है। शिवसेना और एनसीपी की तरह टीएमसी भी 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक बोले, हम असली तृणमूल, हमारे साथ 50 से ज्यादा एमएलए हैं, विपक्ष के नेता का पद और चुनाव चिन्ह मिले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे न कि शोभन देव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी कि 54 विधायकों की जरूरत होगी और इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं है। इधर टीएमसी से निकाले गए 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें ममता बनर्जी के कई खास विधायक भी शामिल हुए थे। विदेशियों के लिए भारत में रहने के नियम बदले, अब 180 दिन पूरी होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऑनलाइन अपील का भी ऑप्शन। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी करके रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े हुए नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। नए नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी पा सकते हैं। पहले भारत में 180 दिन पूरी होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। सरकार ने यह भी कहा है कि तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमले से ट्रंप नाराज, नेतन्याहू को फोन करके फटकार लगाई, कहा पागल हो गए हो क्या, तुरंत ये सब रोको। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कर दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है और इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने कहा गुस्से में, तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इजरायल से भी नाराज है। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में 443 अनपढ़ नेता जीते। 63% जनप्रतिनिधि 10वीं या फिर इससे कम पढ़े लिखे। 21 से 30 साल के 13% युवाओं को कमान, महिलाओं का दबदबा। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, मगर ज्यादा पढ़े लिखे नेता स्थानीय राजनीति में नहीं आ रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 63% जनप्रतिनिधि केवल 10वीं पास या फिर इससे कम पढ़े लिखे चुनाव जीते हैं। राज्य में 443 यानी 1.43% जनप्रतिनिधि अनपढ़ हैं। 13,786 यानी 44.46% मैट्रिक पास हैं और 5,748 यानी 18.54% 10वीं से भी कम पढ़े लिखे विजयी रहे हैं।
पंचायतों में चुने गए 31,002 प्रतिनिधियों में से एमए डिग्री धारक केवल 1,251 यानी 4.03%, ग्रेजुएट 2,601 यानी 8.39% और 7,177 यानी 23.15% 12वीं पास हैं। विधानसभाओं में तेजी से बिल पास करने का चलन बढ़ा। औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली। 30% विधेयक एक दिन में पास हो गए। राज्यों की विधानसभाओं में तेजी से बिल पास करने का चलन बढ़ रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 30% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन उन्हें सदन में पेश किया गया। बता दें कि औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक, 2 मिनट में 15 लाख हिट्स, 1 लाख से ज्यादा फाइलों को खोलने की कोशिश। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश की गई। बोर्ड के मुताबिक 2 मिनट के भीतर पोर्टल पर 15,000 लाख हिट्स भेजी गई और इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा बार पोर्टल की फाइलों तक पहुंचने की कोशिश की गई। बोर्ड ने बताया कि इसके बावजूद पोर्टल चलता रहा। फिलहाल पोर्टल पर एक साथ 8,000 से ज्यादा यूजर काम कर रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्र अपने आवेदन जमा कर चुके थे। वहीं सीबीएसई का कहना है कि छात्रों के सुझाव के बाद पोर्टल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आवेदन भरने के लिए मिलने वाला समय बढ़ा दिया गया है ताकि प्रक्रिया आसान हो सके। दिल्ली में 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक संभव। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश समेत 15 दलों के नेता आ सकते हैं। एकजुटता पर चर्चा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की 8 जून को दिल्ली में बैठक हो सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी और हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव और कई राज्यों में बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत संभव है। ट्वीशा केस में पति और सास को जेल भेजा, सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड, गिरिबाला का आरोप। ट्वीशा के वकील ने बेटे समर्थ से मारपीट की। सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्वीशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। इससे पहले भोपाल के ट्वीशा शर्मा डेथ मामले में रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को गिरिबाला और समर्थ को सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट रूम के अंदर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हो गई। सुनवाई के दौरान गिरिबाला ने आरोप लगाया कि ट्वीशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की। इस पर अनुराग श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा कि जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट की फुटेज निकलवाकर जांच कर ली जाए। वैभव सूर्यवंशी पर आईआईएम इंदौर स्टडी करेगा। माइंडसेट मैनेजमेंट का स्कैन होगा। पता करेंगे 15 साल में कैसे बने सिक्सर किंग। आईपीएल 2026 में 72 छक्के मारे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी और इसमें खेल, मनोविज्ञान, प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर छोटी उम्र में बड़ी सफलता का फॉर्मूला खोजेंगे। 15 साल के वैभव आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के मारकर क्रिस गेल 59 का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनकी हैरतअंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है और अब आईआईएम इंदौर उनके सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है। अन्नामलाई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दावा, बीजेपी से सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। 7 जून को फैसला लेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इससे पहले उन्होंने सुबह बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की थी। उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई भाजपा से बिना किसी टकराव वाली सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। इसके बाद वे तमिलनाडु में राष्ट्रवादी तमिल दर्शन आधारित गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसे जन भावनाओं के आधार पर बाद में राजनीतिक दल में बदला जा सकता है। पहलगाम हमले में इस्तेमाल मोबाइल कराची, लाहौर से आए थे। इनमें बैसरन की लोकेशन स्क्रीनशॉट थे। 4 साल पहले खरीदे। हमले से हफ्ते भर पहले एक्टिव हुए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नया खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक हमले में शामिल आतंकवादियों का 28 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। इनके पास से 2 मोबाइल रेडमी 9T ऑरेंज और दूसरा रेडमी नोट 12 ब्लैक बरामद हुए थे। एनआईए के मुताबिक दोनों फोनों की जानकारी निकाली गई। इसमें सामने आया कि मोबाइल 2021 और 2023 में चीन की कंपनी शाओमी की सप्लाई चेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचाए गए थे।
रेडमी 90 कराची की कंपनी अटेक सिरात प्राइवेट लिमिटेड ने इंपोर्ट कराकर कराची डिलीवर करवाया था। शशि थरूर बोले, वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल, हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना मुश्किल, इसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को बजाने या फिर गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गैर जरूरी और लोगों के लिए बोझिल बताया। केरल के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जब इसे बजाया जाता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसका पहला छंद या पहले 2 छंद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। थरूर ने बताया कि पारंपरिक रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता था, तो वहीं राष्ट्रगान अलग से कार्यक्रम में आखिर में बजाया जाता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटे। राजस्थान एमपी में आंधी बारिश से 5 लोगों की जानें गई। मानसून 4 जून को केरलम पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहन, सरथल और माछीपाल इलाके में बादल फटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर भेजी गई हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है और पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी से राहत मिली है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। कई जगह पर बादल छाने से तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच में रात में मकान की छत ढहने से मां बेटे की जान चली गई। ममता बनर्जी बोली, पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रही, लेकिन मैं विरोध करती रहूंगी, लड़ूंगी या मर जाऊंगी। टीएमसी नेताओं का बस स्टॉप पर धरना। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में अपना दिन भर धरना देती रही और ये धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में हो रहा है। धरना स्थल पर बनर्जी ने कहा कि हमें मंच बनाने और माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई। पुलिस टीएमसी वर्कर्स को प्रदर्शनों में हिस्सा न लेने की धमकी दे रही है, लेकिन मैं विरोध करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं इस मुश्किल समय में टीएमसी वर्कर्स को नहीं छोड़ूंगी, मैं लड़ूंगी या मर जाऊंगी। मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक आपको सत्ता से हटा नहीं देती। विपक्ष का नेता चुनने के लिए टीएमसी विधायकों के साइन हुए विवाद में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को साइन के असली होने पर यकीन नहीं है तो टीएमसी विधायकों के साइन का फॉरेंसिक टेस्ट कराना चाहिए। 46.8 लाख लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराकर देगी सरकार। छात्रों को अब सीधी सिलाई ड्रेस मिलेगी। एमपी सरकार के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बता दें कि एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के जरिए आबादी क्षेत्र में बसे लोगों की संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया था। इसके बाद उन्हें स्वामित्व पत्र दिए गए थे और अब सरकार इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। अखिलेश सिफारिश नहीं, सर्वे से चुनेंगे जिताऊ कैंडिडेट। रिटायर्ड आईएएस को जिम्मेदारी। कांग्रेस को 70-75 सीटें दे सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संभावित कैंडिडेट्स का सर्वे करा रही है। टिकट के दावेदार जमीन पर कितने मजबूत हैं और इसको 2 तरह से जांचा जा रहा है। पहला, प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराकर। दूसरा, लोकल लीडर के फीडबैक के आधार पर। सर्वे की मॉनिटरिंग खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार टिकट वितरण में सर्वे और फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी। सिफारिशें नहीं चलेंगी और समाजवादी पार्टी उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा, छवि बेदाग होगी और वो जिताऊ कैंडिडेट होंगे। आज का सुविचार, औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।